नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं कवर करूंगा उस पर्टिकुलर आइटम को जो एक पूरे सोलर सिस्टम का ब्रेन होता है। मैं बात कर रहा हूं सोलर इन्वर्टर की। मैं आज इस वीडियो के अंदर 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, पूरे 50 ऐसे पॉइंट कवर करूंगा जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कभी भी नया सोलर इन्वर्टर खरीदने से पहले। अगर आपने ये 50 पॉइंट ध्यान में रखे, तो आप अपने लिए एक अच्छा, दमदार और फ्यूचर प्रूफ इन्वर्टर खरीद पाओगे। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा जो एक अच्छे इन्वर्टर में होनी चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपका सिस्टम छोटा है, जैसे सिंगल बैटरी सिस्टम है, तो कैसा इन्वर्टर लेना चाहिए? अगर आपका 2 किलोवाट का सिस्टम है या 3 किलोवाट का सिस्टम है या 5 किलोवाट का सिस्टम है, उसके हिसाब से कैसे इन्वर्टर लेना चाहिए? मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करूँगा, जैसे इन्वर्टर को सेलेक्ट करने से पहले आपको लोड रेटिंग क्या देखनी है, सर्ज रेटिंग क्या देखनी है, आपको सोलर जो अरे होती है, उसका वीओसी और करंट को कैसे देखना है। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप इन्वर्टर में ट्रांसफॉर्मर बेस्ड या ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर ले लोगे तो क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं उन दोनों के। मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा जो आपको मदद करेंगी एक बेहतरीन इन्वर्टर को खरीदने में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो के अंत तक बने रहिए और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सारी चीज़ें एक सिंपल भाषा में समझा पाऊँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में डालिएगा और इस वीडियो को अपने नेटवर्क में शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इन्वर्टर की लोडिंग कैपेसिटी से। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो को मैंने 10 स्लाइड्स में कवर किया है। हर स्लाइड में एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, जैसे इस स्लाइड में लोडिंग कैपेसिटी है और हर टॉपिक के नीचे 5 आपके सब टॉपिक होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। हर वो चीज़ मैं कवर करूँगा इन 10 स्लाइड्स में जो आपको पता होनी चाहिए एक बेस्ट और फ्यूचर प्रूफ इन्वर्टर को चूज़ करने से पहले। तो चलिए एक-एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले कवर करते हैं लोडिंग कैपेसिटी। इन्वर्टर की जो लोडिंग कैपेसिटी वो सबसे मेन टॉपिक होता है, आई मीन मेन पॉइंट है। आपको इन्वर्टर का साइज़ कैसे पिक करना है? पहला पॉइंट इसमें ये है कि मस्ट सपोर्ट योर टोटल कनेक्टेड लोड। इन्वर्टर रेटिंग इन वीए और केवीए। आपके घर का जो लोड है, आप मैक्सिमम लोड जो चलाते हो अपने घर पे, जैसे किसी के घर छोटा सिस्टम है या छोटी अप्लायंसेस हैं जो कम वॉटेज की हैं, उनको सिर्फ 500 वाट चाहिए या 600 वाट चाहिए, तो उनको 1 केवीए का इन्वर्टर लेना चाहिए। कोई बोलता है मेरे घर पे मीडियम रेंज अप्लायंसेस हैं, लाइक लाइक आयरन है, कूलर्स हैं, फैन है, तो जो पीक लोड होता है सभी अप्लायंसेस को एक साथ चलाने पे जो लोड आएगा, उस कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना चाहिए। यहाँ पे दूसरा पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ कि आपको पीक लोड कंसीडर करना है, ना कि जस्ट एवरेज। क्यों? अगर आपने एवरेज लोड ले लिया, लेट्स से कि आपका डेली यूनिट कंजप्शन 24 है। आप हर घंटे में 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो ऑन एन एवरेज, और अगर आपने 1 केवीए का इन्वर्टर ले लिया उस हिसाब से, तो वो प्रॉब्लम कर देगा। क्यों? जैसे ही आपने 1 केवीए से ऊपर लोड लगाया, वो ओवर साइज़ या ओवरलोड का इंडिकेशन दे देगा और आपका पूरा लोड शट डाउन हो जाएगा। तो आप जब इन्वर्टर का साइज़ सेलेक्ट करो तो हमेशा पीक लोड लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि एवरेज लोड। मैंने एग्ज़ाम्पल के थ्रू बता दिया है। अब आपको हायर कैपेसिटी का इन्वर्टर चूज़ करना है अगर आपके घर पे हायर लेवल के या हाई पावर कंज्यूमिंग अप्लायंसेस हैं। लेट्स से आपके घर एयर कंडीशनर है या हीटर है, उसके हिसाब से आपको इन्वर्टर का साइज़ बढ़ाना है। हमेशा बफर रखना चाहिए 30 टू 40%। आपको हमेशा ओवरसाइज़ इन्वर्टर लेना चाहिए, ना कि अंडर साइज़। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट 2 केवीए है, तो मैं एडवाइस करूँगा 2.5 केवीए लो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 3 केवीए है, तो आप 4 केवीए लो, क्योंकि फ्यूचर में लोड एक्सपेंड होगा, 100% होगा।
अभी आप बोलोगे कि नहीं मेरी रिक्वायरमेंट ही इतनी है, एक्सपेंड नहीं होगा सोलर लगाने के बाद। हमारी हमारा जो नेचर है, वो यही कहता है कि जैसे-जैसे हमारे पास कोई फ्री की इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम अपना लोड ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ कर जाते हैं। मैं किसी का रेफरेंस नहीं ले रहा, मैं अपना पर्सनल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। जैसे ही मैंने सोलर लगाया, मैं जो मेरे घर के अंदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे, वो अचानक बढ़ गए अपने आप। मुझे नहीं पता कैसे पर वो बढ़ गए। तो ये चीज़ आपके साथ भी होगी, इसीलिए मैं पहले एडवाइस कर दे रहा हूँ कि आपको हमेशा 25 से लेके 30% ओवरसाइज़ इन्वर्टर लेना है, क्योंकि इन्वर्टर ही है जो हर चीज़ कंट्रोल करेगा। आप सोलर पैनल कम लगाओ, ज़्यादा लगाओ ठीक है, लेकिन इन्वर्टर आपने छोटा रख दिया, चाहे आप बैटरी ज़्यादा रखो, चाहे सोलर पैनल ज़्यादा रखो, आप लोड नहीं चला पाओगे जितना आपको चाहिए। तो हमेशा मार्जिन लेके चलना है। इन हाइब्रिड फैक्टर बोथ सोलर और ग्रिड सपोर्टेड लोड। इसका मतलब है कि अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर ले रहे हो, तो आपको वो चीज़ कंसीडर करनी है कि अगर आपको सोलर पे कुछ एक्स अमाउंट ऑफ लोड चलाना है, तो वो कितना है? वाई अमाउंट ऑफ लोड चलाना है ग्रिड के साथ शेयर करके। तो उस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। आप बोलोगे कि मुझे बैकअप के लिए छोटा ही लोड चाहिए या 1 केवीए या 2 केवीए तक का ही लोड चलाना है और फिर ग्रिड के साथ शेयर करके मैं 3 केवीए या 4 केवीए तक का लोड चला लूँगा, उसके हिसाब से आप इन्वर्टर की कैपेसिटी ले सकते हो। इस स्लाइड में मैं यही सलाह दूँगा कि आपको हमेशा 30% ओवरसाइज़ इन्वर्टर लेना चाहिए और इन्वर्टर का सिलेक्शन आपके पीक लोड के हिसाब से होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सर्ज लोड हैंडलिंग। सर्ज क्या होता है? एक जर्क लोड होता है। जैसे हमारी जो मोटर बेस्ड अप्लायंसेस होती हैं, जिसमें मोटर होती है, जैसे हमारा फ्रिज हो गया जिसमें हमारा कंप्रेसर है, वाटर पंप हो गए, एसी जिसमें कंप्रेसर है, जिनमें स्टार्टिंग लोड 3 से 4 गुना हो जाता है। 2 गुना, डेढ़ गुना होता है इन्वर्टर बेस्ड अप्लायंसेस में, 3 से 4 गुना हो जाता है आपकी नॉन इन्वर्टर बेस्ड इन अप्लायंसेस के अंदर। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो इन्वर्टर है, वो एक अच्छा खासा सर्ज लोड हैंडल कर पाए। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर आप 1 केवीए का इन्वर्टर ले रहे हो, तो उसकी सर्ज लोड हैंडलिंग कैपेसिटी अप टू 1.5 केवीए होनी चाहिए। सेम इसी प्रोपोर्शन में आप बढ़ा सकते हो। अगर आप 5 केवीए इन्वर्टर ले रहे हो, तो वो एटलीस्ट 7 टू 7.5 केवीए का सर्ज लोड हैंडल कर पाए। आपको ये चीज़ भी इंश्योर करनी है कि वो इन्वर्टर कितने सेकंड तक सर्ज लोड हैंडल कर सकता है। जितना ज़्यादा टाइम होगा, उतना ही अच्छा है आपके लिए। क्योंकि अगर कोई इन्वर्टर 1 ही सेकंड लोड कर रहा है, आई मीन सर्ज लोड को 1 ही सेकंड के लिए हैंडल कर रहा है, कोई इन्वर्टर 5 सेकंड कर रहा है, तो 5 सेकंड वाला लो, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, वो इतने कैपेबल हैं कि एक सर्ज को 5 सेकंड तक भी झेल पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलेंगी? इन्वर्टर की डाटा शीट के अंदर। मैं कोई और वीडियो भी बना दूँगा जिसमें मैं आपको पूरा गो थ्रू कराऊँगा किसी भी एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर या ऑन ग्रिड इन्वर्टर या हाइब्रिड इन्वर्टर की डाटा शीट को कैसे पढ़ते हैं। ये सारे पैरामीटर आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर मस्ट मेंटेन सर्ज रेटिंग ड्यूरिंग द बैकअप मोड एज़ वेल। बैकअप मोड में अगर चल रहा है, कई बार क्या होता है कि हाइब्रिड इन्वर्टर ग्रिड शेयरिंग के साथ हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर ऑप्शन होता है कि वो सोलर पावर को मर्ज कर देते हैं या कपल कर देते हैं ग्रिड के साथ और आपकी सर्ज हैंडलिंग बेटर हो जाती है। लेकिन आपको इंश्योर करना है बैकअप मोड में भी आपकी सर्ज हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी खासी हो। तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है कि आपका इन्वर्टर एट लीस्ट 1.5 टाइम्स सर्ज लोड हैंडल कर रहा हो अपनी रेटेड कैपेसिटी से। इस स्लाइड में ये चीज़ कवर हुई है। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। बैटरी कंपैटिबिलिटी। बैटरी कंपैटिबिलिटी मीन्स, देखिए मार्केट में बहुत सारे इन्वर्टर हैं, जो बोलते हैं ये लिथियम कंपैटिबल है, इस पे आप कोई भी बैटरी लगा दो। तो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक लिथियम कंपैटिबल इन्वर्टर का मतलब है आपकी इन्वर्टर के अंदर जो चार्जिंग रेटिंग्स होती हैं कि बल्क मोड में इस वोल्ट पे चार्ज होगा, अब्जॉर्प्शन में इस लेवल पे होगा, फ्लोट में अलग होगा। वो जो लेवल्स होते हैं वो लेड एसिड से डिफरेंट होते हैं। मैंने किसी एक वीडियो में कवर भी कर रखा है जिसमें मैंने पूरा डिटेल्ड कंपैरिजन किया है लेड एसिड और लिथियम बैटरी के बीच। आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे वो वीडियो मिल जाएगी।
तो अगर कोई इन्वर्टर लिथियम कंपैटिबल है तो उसकी जो वोल्टेज चार्ज रेटिंग्स हैं वो लिथियम बैटरी के हिसाब से होंगी, प्लस उसमें ऑप्शन होगा लिथियम बैटरी से कम्युनिकेट करने का, वो बीएमएस से बात कर पाएगा। हम क्या क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से बात करते हैं कि ये इन्वर्टर एक्स वाई जेड इन्वर्टर, मैं किसी इन्वर्टर का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये एक्स वाई जेड इन्वर्टर क्या लिथियम कंपैटिबल है, और वो बोलता है हाँ है। लेकिन जब आप उस इन्वर्टर को अपने घर पे लगाते हो तो बाद में पता चलता है ये चार्जिंग तो लेड एसिड वोल्टेज लेवल्स पे कर रहा है। इस केस में क्या होगा, आपकी बैटरी जो है वो ओवरचार्ज हो जाएगी। अगर बीएमएस नहीं हुआ तो कुछ मिस हैपनिंग भी हो सकती है। तो आपको इंश्योर करना है आपका जो इन्वर्टर हो वो मल्टीपल बैटरीज कंपैटिबल हो। लेड एसिड तो बेसिक बैटरी है, एसएमएफ जो सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, ट्यूबुलर बैटरी है, ये सब एसिड बैटरीज हैं, इनमें ये तो कंपैटिबल होंगे ही होंगे। लेकिन अगर आप लिथियम बैटरी फ्यूचर में लगवाना चाह रहे हो, जो कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपको इन्वर्टर जो परचेज करना वो लिथियम कंपैटिबल करना है, क्योंकि कुछ टाइम बाद लेड एसिड बैटरी मार्केट में अपना शेयर जो है वो कम हो जाएगा और लिथियम बैटरी पिक्चर में आ जाएंगी, जस्ट बिकॉज कि दे आर मेंटेनेंस फ्री एंड दे आर हैविंग हाई लाइफ टाइम। तो आपको इन्वर्टर जो चूज करना है वो उस हिसाब से करना है। आपके इन्वर्टर के अंदर एडजस्टेबल वोल्टेज सेटिंग भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके इन्वर्टर के अंदर लेड एसिड और लिथियम बैटरी का ऑप्शन सेलेक्ट करो अपने आप सेट हो जाएगा, नहीं। यूजर डिफाइंड वोल्टेज लेवल सेटिंग्स भी होनी चाहिए। आप क्या वोल्टेज लेवल सेट करना चाहते हो अपनी बैटरी के लिए, उस हिसाब से आप कर सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा मार्केट में 48 वोल्ट बैटरीज भी हैं, 51.2 वोल्ट भी बैटरीज भी हैं, लिथियम बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ। क्या आप एक ही वोल्टेज लेवल से दोनों बैटरीज को चार्ज कर सकते हो? सोचो, नहीं कर सकते ना, क्योंकि अलग अलग उनकी वोल्टेज लेवल्स हैं। बैटरी एक अंडर चार्ज रह जाएगी, एक ओवर चार्ज हो जाएगी। तो आपकी अगर एडजस्टेबल सेटिंग्स हैं इन्वर्टर के अंदर बल्क चार्जिंग के लिए या एब्जॉर्प्शन चार्जिंग के लिए, तो आप अपनी बैटरी के वोल्टेज लेवल से डिसाइड कर सकते हो। क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बल्क एब्जॉर्प्शन और फ्लोट चार्जिंग लेवल्स क्या हैं? आपकी बैटरी के ऊपर या बैटरी की डाटा शीट में वो चीज़ लिखी रहती है। ये चीज़ भी मैं किसी वीडियो में कवर कर दूँगा। बट आपको इंश्योर करना है इन्वर्टर के लिए, क्योंकि हम इन्वर्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्वर्टर में कस्टम वोल्टेज लेवल सेटिंग हो। डीप डिस्चार्जिंग, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज होता है डीओडी का मतलब, वो 80 टू 90% हो। क्या होता है कि इन्वर्टर लेड एसिड केस में एक 50 टू 60% बैटरी को ड्रेन करता है और फिर बैटरी लो का इंडिकेशन दे देता है। अगर आप लिथियम बैटरी उस पर अटैच करोगे तो लिथियम बैटरी को भी 50 टू 60% ही खाली करेगा और फिर बैटरी लो का सिग्नल दे देगा। हालांकि एक्चुअल में बैटरी लो नहीं हुई है। इन लिथियम बैटरी को आप अप टू 90 टू 95% तक ड्रेन कर सकते हो। तो आपको ये इंश्योर करना है आपका इन्वर्टर आपकी बैटरी को लगभग 80 टू 90% ड्रेन करा पा रहा है या नहीं। तो वो चीज आपको इंश्योर करनी है। चार्जिंग प्रोफाइल मस्ट मैच विद बैटरी कैपेसिटी, मैंने बता दिया, वो आपकी बैटरी के हिसाब से एडजस्ट हो, बैटरी कंपैटिबल हो उस बैटरी के, और आपके इन्वर्टर में बीएमएस के साथ कंपैटिबिलिटी हो। कंपैटिबिलिटी का मतलब बीएमएस जो बात करती है आपस में RS485 पे या कैन पे। कैन होता है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, RS485 एक तरीके का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं दोनों, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 485, जिनसे क्या होता है कि आपस में इन्वर्टर और बैटरी बात करते हैं। जस्ट लाइक ब्लूटूथ कम्युनिकेशन या वाईफाई कम्युनिकेशन, वो अलग प्रोटोकॉल है, मैं बस आपको समझाने के लिए। जब एक मास्टर डिवाइस से मल्टीपल स्लेव डिवाइसेस कनेक्ट करनी होती हैं तो हम RS485 कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं। अगर आपको एक से एक ही जोड़नी है तो वो RS232 पे भी चल जाता है। बट आपको जो कॉमनली यूज होता है RS485 एंड कैन कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, वो दोनों प्रोटोकॉल आपका इन्वर्टर सपोर्ट करता हो, ये चीज आपको इंश्योर करनी है। चलिए अगले पॉइंट पे, सोलर पैनल इनपुट वोल्टेज वीओसी रेंज। मेरी पिछली वीडियोस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं भैया इन चीज़ों के ऊपर। सर ये इतने पैनल हैं, उनको सीरीज में लगा दें या पैरेलल में लगा दें, वीओसी ऊपर हो गई नीचे हो गई, ये चीज़ आपको समझनी होती है। मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ। मेरे पास 4 पैनल हैं, 4 पैनल की वीओसी है 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट, चारों पैनल एक जैसे हैं। अगर मैं उनको सीरीज में जोड़ूंगा तो वोल्टेज हो जाएगी 200 200। अगर मैंने उनको पैरेलल में जोड़ा
तो वोल्टेज रहेगी 50 ही। ठीक है, ये पॉइंट होता है वोल्टेज वीओसी जानने के लिए। अब इन्वर्टर के ऊपर एक मैक्सिमम सपोर्टेड वीओसी नाम की चीज लिखी रहती है। मैक्सिमम कितने वीओसी, मतलब वीओसी होता है वोल्टेज एट ओपन सर्किट। ओपन सर्किट जब सोलर पैनल कहीं जुड़ा हुआ नहीं है, वो ओपन है, उस पॉइंट पे मल्टीमीटर से जो रीडिंग आएगी वोल्टेज की, वो आपकी मैक्सिमम लेवल से ज्यादा होती है। मैक्सिमम मींस वीएमपी। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी कवर कर रखा है, आप देख सकते हो। बट मैं कहने का मुद्दा क्या है, आप जैसे अपने पैनल्स की कॉम्बिनेशन करोगे सीरीज या पैरेलल में, आपको वीओसी पता होनी चाहिए, तभी आप एक इन्वर्टर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं केस लेके चल रहा हूँ, चारों पैनल्स सीरीज में है, वीओसी आ गई 200। उस 200 से ऊपर होना चाहिए मेरे इन्वर्टर की वीओसी। हालांकि मार्केट में इन्वर्टर अवेलेबल हैं अप टू 72 वोल्ट से लेके 180 वोल्ट तक या 190 वोल्ट तक। वो बोलते हैं 4 पैनल सपोर्ट कर जाएंगे, बट यहाँ पे रिस्क होता है। क्या होता है कि कभी कभी जब कोल्ड टेम्परेचर होता है, कोल्ड मतलब अपना लोकल कोल्ड, ये नहीं कि बर्फ जमने वाला कोल्ड, 25 डिग्री के अराउंड होता है, तो जो सोलर पैनल है वो मैक्सिमम वीओसी देता है। उस केस में आपका जो एमपीपीटी कंट्रोलर होता है इन्वर्टर के अंदर, वो डैमेज हो सकता है। तो रिकमेंडेशन क्या है, इन्वर्टर की एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की वीओसी आपकी सीरीज वीओसी से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 200 वीओसी बन रही है तो आप 250 से 300 लो उसको। क्योंकि क्या होता है कि हमारे अंदर लालच आ जाता है, हम सोचते हैं कि आगे पैनल एक्सपेंड कर दें। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी, हम सोचेंगे कि पैनल को एक्सपेंड कर दिया जाए, तो आपके पास रूम होगा 2 और पैनल्स ऐड करने का, अगर आपने 300 वीओसी ली है तो। अगर 400 लोगे तो डबल पैनल, 4 पैनल और ऐड हो जाएंगे। इन्वर्टर चेंज करना बाद में बहुत मुश्किल होता है। मैं पहले बोल रहा हूँ, वीओसी हमेशा ज्यादा से ज्यादा लो। क्यों? क्योंकि वीओसी ज्यादा ली तो आपका फ्यूचर एक्सपेंशन आसान हो जाएगा। आपको वीओसी कोल्ड टेम्परेचर में देखनी है, सोलर पैनल की कोल्ड 25 डिग्री पे आपका जो पैनल है वो वीओसी क्या दे रहा है। हालांकि ये डाटा शीट में मेंशन होता है, आप उसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हो। क्योंकि जो सोलर पैनल की टेस्ट कंडीशंस होती हैं, जो इरिडेंस होती है कि आपकी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर, उसके ऊपर इरिडेंस डाल के या सनलाइट डाल के उसको 25 डिग्री पे जो पैरामीटर चेक होते हैं, वो सारी डाटा शीट सोलर पैनल के पीछे चिपकी हुई रहती है, आप उसको चेक कर सकते हो। ओके, उसके बाद सीरीज और पैरेलल कनेक्शन विल इम्पैक्ट वीओसी एंड करंट, वो मैं बता चुका हूं आपको। और लीव हेडरूम बिलो मैक्स वीओसी, आपकी जो टोटल वीओसी बनती है पैनल की, वो आपके एमपीपीटी वीओसी से कम होनी चाहिए। ये चीज मैंने यहाँ पे कवर की। अगर आपको कोई डाउट है, मैं अभी भी आपके हर डाउट को वेलकम करता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपका जवाब बिल्कुल दूंगा। बढ़ते हैं 5वीं स्लाइड के ऊपर, मैक्सिमम सोलर इनपुट करंट। जैसे मैंने वोल्टेज के बारे में बताया, सेम करंट के बारे में है। आपको पता होनी चाहिए सीरीज के अंदर, अगर आपने एक जैसे पैनल लगाए हैं सीरीज के अंदर, तो आपका जो करंट होता है वो सेम होता है। अगर एक पैनल 10 एम्प्स का करंट दे रहा है और मैंने 10 को सीरीज में लगा दिया, तो पूरी सीरीज का करंट 10 एम्प ही बनेगा, 40 एम्प नहीं होगा। लेकिन अगर उन्हीं पैनल को मैंने पैरेलल में लगाया है, एक दूसरे के पैरेलल में, तो वो करंट ऐड होगा। सीरीज में वोल्टेज ऐड होती है, करंट सेम रहता है। पैरेलल में आपकी वोल्टेज सेम रहेगी, करंट ऐड हो जाएगा। तो आप अगर एमपीपीटी सेलेक्ट कर रहे हो, वीओसी मैंने बता दिया, एमपीपीटी का मैक्सिमम इनपुट सपोर्टेड करंट कितना है वो भी आपको देखना है। कुछ एमपीपीटी जो कंट्रोलर्स होते हैं वो 14, 15, 18 एम्प्स तक होते हैं। कुछ 20 एम्प्स, 25 एम्प्स भी होते हैं, या 40 एम्प्स, 50 एम्प्स भी होते हैं। तो आप अपनी स्ट्रिंग के हिसाब से कि मुझे पैरेलल कनेक्ट करना है, 3 पैनल हैं 10-10 एम्प्स के, तो मैं 30 एम्प्स तक का मैक्सिमम करंट बनेगा, तो मैं यहाँ पे 35 से 40 एम्प्स का चार्ज कंट्रोलर लूँ। अगेन यहाँ भी बफर रखना है, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप एक्सपेंड करना चाहोगे तो बाद में एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा और आपको पूरा इन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा। तो हमेशा थोड़ा बफर रखो, चाहे वो वीओसी में हो या मैक्सिमम करंट के अंदर हो। यहाँ पे मैंने हर चीज समझाई है
कि सीरीज पैरेलल क्या होता है, आपको हाई वोल्टेज पैनल में ज़्यादा करंट होता है, अवॉइड एक्सीडिंग एमपीपीटी इनपुट करंट, क्योंकि वो अगर एमपीपीटी के रेटिंग से ज़्यादा करंट दोगे तो वो खराब हो जाएगा। आपको वायरिंग गेज हाई रखना है, मतलब अगर आप पैनल्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो ज़्यादा करंट होगा, तो आपको वायर गेज उस हिसाब से सेलेक्ट करना है। आपको नहीं पता है क्या वायर गेज होगा, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि डीसी केबल के कोर का साइज कैसे पता करना है, डिपेंड कि आपका कितना करंट फ्लो करेगा उसमें से, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अगर पैरेलल स्ट्रिंग यूज हो रही है, द सम ऑफ आईएससी, जो आईएससी, आई का मतलब होता है करंट, एससी का मतलब शॉर्ट सर्किट, पैनल को जब शॉर्ट करोगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, वो जो करंट होता है वो एमपीपीटी की रेटिंग से कम ही होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने आपको हिंदी में आपको बता दी है जो स्लाइड में लिखी हुई है। बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। चार्ज कंट्रोलर, एमपीपीटी पीडब्ल्यूएम, हालांकि इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप चेक कर सकते हो। मैंने बड़े अच्छे से एग्जाम्पल देके समझाया है कि एक पीडब्ल्यूएम 30% का लॉस करता है और एक एमपीपीटी 5% या उससे भी कम लॉस करता है, तो आपको हमेशा एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लेना चाहिए। यहाँ पे मैंने बताया कि ऑलवेज प्रीफर एमपीपीटी, क्योंकि पीडब्ल्यूएम में 30% से ज्यादा लोड होता है, एमपीपीटी की 95% एफिशिएंसी या उससे भी ज्यादा एफिशिएंसी होती है। अगर आपके पैनल अलग-अलग टाइप के हैं, ये पॉइंट मैं कवर करता हूँ कि कोई पैनल 550 सॉरी 550 वाट के पैनल हैं 6, और फिर 6 पैनल आपके 300 कुछ वाट के हैं, 335, 340 जो भी वाटेज आते हैं हमारे, या पॉली पैनल बोल सकते हैं या मोनोपर्क पैनल बोल सकते हैं। 2 अलग-अलग टाइप की स्ट्रिंग है और उनको एक ही इन्वर्टर में फेड करना है, तो आपको इंश्योर करना है कि अलग-अलग एमपीपीटी ट्रैकर हो। मल्टीपल एमपीपीटी ट्रैकर रखोगे तो आपके पास रूम मिल जाता है कि आप अलग-अलग कैपेसिटी के पैनल लगा सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको इंश्योर करनी है। अगर आपके सारे पैनल एक जैसे हैं, आप सिंगल स्ट्रिंग इन्वर्टर ले सकते हो। अगर आप अलग-अलग पैनल हैं या पैनल सेम पैनल है आपकी अलग-अलग लोकेशंस पे, एक पैनल छत पे लगा रखा है, एक पैनल आपने और ऊपर कहीं लगा रखा है दूसरी छत पे, और उन दोनों को एक ही इन्वर्टर से कनेक्ट करना है, तो रिकमेंड करूंगा मैं कि आप मल्टीपल स्ट्रिंग यूज करो और उसके हिसाब से अलग-अलग इनपुट जो सोलर की आ रही है वो फेड कर दो अलग-अलग स्ट्रिंग में। ओके, चेक ट्रैकिंग स्पीड एंड रेंज फॉर डायनामिक एनवायरनमेंट्स लाइक शेड एंड क्लाउड। देखिए ये चीजें है ना, कोई कवर नहीं करता, मैं यहाँ पे बताता हूँ। एक जो एमपीपीटी कंट्रोलर मार्केट में बिक रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग स्पीड बहुत वेरी करती है, ये मैंने प्रैक्टिकली खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने 4-5 ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर में देखा है, हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर्स जिनको ट्रांसफार्मर लेस बोलते हैं, हालांकि उनमें ट्रांसफार्मर होता है, छोटा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है, बट अभी के लिए बोलेंगे कि एक ट्रांसफार्मर बेस्ड और ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर, दोनों की एमपीपीटी ट्रैकिंग में दिन रात का फर्क होता है भाई। वो चीज मैं आगे कवर करूंगा, एक स्लाइड में मैंने वो चीज भी कवर कर रखी है। बट आपको इंश्योर करना है इन्वर्टर आप जो भी लो उसमें एमपीपीटी ट्रैकिंग फास्ट हो। क्यों? कई बार क्या होता है कि बादल आ गया, बादल चला गया, फिर दूसरा बादल आ गया, चला गया, बार बार सोलर पावर ऊपर नीचे होती रहती है। तो आपका अगर एमपीपीटी ट्रैकर स्लो है तो जैसे जैसे वो उस पॉइंट पे पहुंचेगा कि मैक्सिमम पावर आ रही है तभी बादल आ जाएगा, वो तो एफिशिएंसी हो ही नहीं पाएगी, वो पूरा पावर खींच ही नहीं पाएगा सोलर से, आई मीन उस पूरी पावर को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। तो आपका अगर एमपीपीटी ट्रैकर फास्ट है तो फटाफट पॉइंट को पकड़ लेगा मैक्सिमम पावर वाले को और फटाफट एनर्जी को यूज कर पाएगा। तो ये चीज थी एमपीपीटी पीडब्ल्यूएम में से आपको एमपीपीटी चूज करना है। हाँ, अगर आपका बेसिक सेटअप है, आपका कुछ बजट कंस्ट्रेंट है, मतलब बजट का कोई प्रॉब्लम है, तो आप पीडब्ल्यूएम का बेसिक इन्वर्टर ले सकते हैं अगर आपका सिस्टम 1 किलोवाट से छोटा है। तो जैसे ही 1 किलोवाट से ऊपर जाओगे तो आपको लॉस बहुत ज्यादा होगा और कीमत में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो चेंज आएगा प्राइसेस में एमपीपीटी वर्सेस पीडब्ल्यूएम में, वो 2-3 हजार का आएगा, जिसको आप विद इन अ ईयर या विद इन अ 6 मंथ्स आप उसको कवर कर सकते हो। तो इस चीज के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो मेरे मेरे चैनल के ऊपर। मैक्सिमम सोलर पैनल सपोर्ट। अब क्या होता है कि आपको वीओसी पता चल गया, करंट पता चल गया, मैक्सिमम कितने वोल्टेज के पैनल लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप पैनल की कॉम्बिनेशन कैसे कर रहे हो। अगर आपने
जैसे इन्वर्टर की स्ट्रिंग है 15 एम्प से 18 एम्प ही सपोर्ट कर रहा है। आपने एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें 6 पैनल लगाए हैं, लेकिन वो इन्वर्टर आपकी पूरी वीओसी पूरी कवर नहीं की है, आपने करंट पूरा कवर कर लिया, तो मैक्सिमम पैनल आप नहीं लगा पाओगे। आई मीन मैक्सिमम कैपेसिटी को यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे। तो आपको अच्छे से समझना है कि मैक्सिमम पैनल सपोर्ट कितनी दे पा रहा है वो इन्वर्टर। मैं अपनी स्ट्रिंग को किस हिसाब से लगाऊँ कि मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले और मेरी जो वोल्टेज और करंट है, वो विदिन रेंज ऑफ एमपीपीटी हो। आपको जो इन्वर्टर्स होते हैं, वो थोड़े ओवर कैपेसिटी में भी पैनल सपोर्ट कर लेते हैं। जैसे 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो वो 6 किलोवाट तक के पैनल सपोर्ट कर लेता है। तो आपको इंश्योर करना है कि मुझे 2 किलोवाट का सिस्टम लगाना है, तो मेरा इन्वर्टर लगभग 2.5 से 3 किलोवाट तक के पैनल को सपोर्ट कर पाए। हालाँकि ये चीज़ आप वीओसी और आईएससी से भी मैच कर सकते हो। मैक्सिमम वोल्टेज जो वीओसी बोलते हैं और मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट जो आईएससी बोलते हैं, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट हमेशा हर चीज़ में बफर रखो, मैं यही आपको एडवाइस दूँगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। सम इन्वर्टर लिमिट यूजेबल पावर इवन इफ पैनल एक्सीड इनपुट वोल्टेज, ये एक चीज़ है जो काम की है। कई बार क्या होता है कि आपका इन्वर्टर जैसे 5 किलोवाट का डिज़ाइन किया हुआ है और वो बोल देंगे कि 6 किलोवाट के पैनल इस पे लग सकते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 5 किलोवाट तक ही आउटपुट दे पाएगा, 6 की नहीं देगा? 6 का नाम बस कुछ मार्केटिंग स्टंट है जिस वजह से उन्होंने नाम लिख दिया। ये कैसे पता चलेगा? ये चीज़ मैं अगली स्लाइड में बताऊँगा। जो असली गेम होता है इन्वर्टर्स के अंदर, चार्जिंग करंट के ऊपर। इन्वर्टर के ऊपर लगा रहता है कि ये इन्वर्टर 80 एम्प्स का चार्जिंग करंट है या 60 एम्प्स का या 50 एम्प्स का या जो भी एक्स एम्प्स का करंट है। ये कई बार क्या होता है, इन चीज़ों से ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये चीज़ें डीलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी नहीं पता होती कि वो किस करंट की बात हो रही है। वो सोलर पैनल के करंट की बात हो रही है या बैटरी के करंट की बात हो रही है, जो बैटरी का चार्जिंग करंट जाएगा, उसकी बात हो रही है। तो वो चीज़ मैं अगली स्लाइड में कवर करूँगा कि बैटरी चार्जिंग करंट क्या होता है। देखिए, आपको अगर पता करना है कि ये सोलर इन्वर्टर मैक्सिमम कितने पैनल का लोड चला पाएगा, आपको क्या करना है, आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 नंबर की। एक, वो इन्वर्टर कितने वोल्ट की बैटरी के लिए बना है, इंटू कितना मैक्सिमम करंट उसके ऊपर लिखा हुआ है। वो जो करंट लिखा रहता है ना, वो कि मैक्सिमम इतने करंट, वो बैटरी चार्जिंग करंट ही होता है। एग्ज़ाम्पल, एक इन्वर्टर 48 वोल्ट बैटरी के लिए है। 4 बैटरी जो हमारी ट्यूबुलर बैटरी या एक सिंगल लिथियम बैटरी के लिए बना होता है 48 वोल्ट, वो 50 एम्प्स का करंट दे पाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर उस पे लिखा हुआ कि वो 50 एम्प्स करंट चार्जिंग करंट दे पाएगा, तो वो मैक्सिमम कितना लोड चला पाएगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 48, 48 बैटरी वोल्टेज, 50 करंट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अराउंड 2400 के करीब आएगा, 2400-2500 के करीब आएगा। वो मैक्सिमम वाटेज आपका इन्वर्टर ले पाएगा सोलर से। ऊपर चाहे वो कुछ भी लिखे कि इतने वाटेज पैनल की सपोर्ट है। तो आपको हमेशा बैटरी चार्जिंग करंट ज़्यादा लेना है। ज़्यादा लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा ज़्यादा लेना है। ज़्यादा करंट लोगे, तो आपके इन्वर्टर में वो कैपेसिटी होगी कि वो सोलर पावर को कंज़्यूम कर पाए। कंज़्यूम मीन्स उसको यूज़ेबल बना पाए। आप चार्जिंग करंट शुड मैच और एक्सीड, आपका जो चार्जिंग करंट है वो आपकी रिक्वायरमेंट को मैच करे या उससे ऊपर हो जो आपकी बैटरी की रिक्वायरमेंट है। एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है, अगर 24 वोल्ट 200 एच की बैटरी है तो उसको 20 से 25 एम्प्स का चार्जिंग करंट मिलना ही चाहिए। एडजस्टेबल करंट फॉर डिफरेंट बैटरी टाइप, उसके अंदर सेटिंग भी हो कि मैं इतने एम्प से सेट कर सकता हूँ कि 5 एम्प, 10 एम्प्स, 20 एम्प्स टू व्हाटएवर मैक्सिमम लेवल मैं सेटिंग हो कि मैं एडजस्ट कर पाऊँ चार्जिंग करंट को। हाइब्रिड इन्वर्टर शुड अलाउ ग्रिड प्लस सोलर चार्जिंग साइमल्टेनियसली। हालाँकि ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ग्रिड से बैटरी को चार्ज करो क्योंकि हमेशा लॉस होता है। ये ऐसी छोटी-छोटी बातें मैंने लगभग कई वीडियोज़ में कवर कर रखी हैं और सॉलिड प्रूफ भी दे रखा है कि वो क्यों मतलब कितने परसेंट लॉस होता है। बट मैं फिर भी बता देता हूँ। इन्वर्टर के अंदर वो ऑप्शन होना चाहिए कि वो ग्रिड से भी चार्ज कर दे, सोलर से भी चार्ज कर दे और दोनों को मिला के भी चार्ज कर दे। ये नहीं कि सिर्फ ग्रिड से ही चार्ज करेगा या सिर्फ सोलर से ही चार्ज करेगा।
उसके अंदर ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि दोनों की पावर को मर्ज करके भी चार्ज कर पाए। फास्टर चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए। क्यों? अगर लो सनलाइट है तो उस केस में सोलर पावर लिमिटेड टाइम तक अवेलेबल होगी और फास्टर चार्जिंग डेफिनेटली हेल्प करेगा बैटरी को जल्दी चार्ज करने में। मैं समराइज करता हूं, ये चार्जिंग करंट डिसाइड करता है कि मैक्सिमम कितने वोल्टेज के पैनल सपोर्ट करेगा। सेकंड, चार्जिंग करंट हमेशा आपको आपकी रिक्वायरमेंट से थोड़ा ऊपर लेना चाहिए। 3, चार्जिंग करंट की सेटिंग जो होती है वो कस्टमाइजेबल होनी चाहिए आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 4, चार्जिंग करंट जो है वो बैटरी चार्जिंग है वो सोलर से भी हो, ग्रिड से भी हो और साइमल्टेनियसली दोनों को मिला के भी हो, और फास्टर चार्जिंग ऑप्शन भी अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने इस स्लाइड में कवर की हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। 9वें नंबर की स्लाइड में बहुत हॉट टॉपिक है, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड, ट्रांसफॉर्मर लेस। माफ कीजिएगा वीडियो आगे चल रही है पर मैं कोशिश करूंगा हर पॉइंट को टच कर दूं। यहाँ पे मेरा प्लान है कि मैं डेडिकेटेड एक वीडियो लेके आऊंगा इस टॉपिक के ऊपर जिसमें मैं हर चीज कवर करूंगा। देखिए, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड क्या होता है कि हमारे जो बल्कि इन्वर्टर्स होते हैं जिनके अंदर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है, वो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर होते हैं। ये सभी इन्वर्टर इंडिया मेड होते हैं, लगभग इंडियन मेड होते हैं सभी, क्योंकि इनकी लोकल सर्विस और सेल्स सब सपोर्ट मिलती है यहीं पे। ये सेफ होते हैं सेंसिटिव अप्लायंसेस के लिए, जो ज्यादा लोड जिनका लोड फ्लक्चुएट करेगा उन सभी के लिए ये सेफ होते हैं। इनमें सर्ज प्रोटेक्शन भी अच्छा होता है, ज्यादा सर्ज आ गया तो सर्ज प्रोटेक्शन अच्छा होता है। ये हैवियर होते हैं, थोड़े वेट ज्यादा होता है इनमें, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा होता है, बट ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, ये थोड़े कम पैसों में आ जाते हैं। ये इनकी कॉस्ट कम होती है। इनमें माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑपरेशन होता है। माइक्रो कंट्रोलर एक तरीके की आईसी है जो कि अलग अलग बिट में काम करती है, 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट। अलग अलग माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, अलग अलग बिट पे काम करते हैं। आपको ये देखना है कि अगर आपके इन्वर्टर के अंदर माइक्रो कंट्रोलर है तो वो हायर बिट का होना चाहिए, वो मिनिमम 8 से 16 32 हो तो बेस्ट है। जितना ज्यादा हाई स्पीड माइक्रो कंट्रोलर होगा, मतलब बिट ऑपरेशन होगा, उतना ही ज्यादा इंस्ट्रक्शन साइज होगा। मैं टेक्निकल में नहीं घुसना चाह रहा। ज्यादा इंस्ट्रक्शन पास कर पाएगा, ज्यादा बेटर हैंडलिंग कैपेबिलिटी होगी, ज्यादा बफर साइज होगा और हैंगिंग इश्यूज कम होंगे। सिंपल भाषा में मैं इतना बता सकता हूँ अभी के लिए। हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर जो मार्केट में आपको दिख रहे होंगे कि गोटू का है, डे का है, या आपका अलग अलग ब्रांड है, ल्यूमिनस का आ गया, या जो भी आपको ट्रांसफॉर्मर लेस इन्वर्टर दिख रहे हैं वो सभी हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर हैं। उनकी खासियत क्या है? वो हल्के होते हैं, उनकी हाई एफिशिएंसी होती है, कम से कम 10 से 15% ज्यादा एफिशिएंसी होती है ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर से। उनकी कॉस्ट भी हाई होती है थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मर बेस्ड से। वो सर्ज को इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते जितना ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर कर पाता है, बट एक चीज है, उनमें 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। यहाँ पे डिफरेंस है माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हो तो आप समझ जाओगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। माइक्रो कंट्रोलर से माइक्रो प्रोसेसर वे हायर होता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, स्पीड एंड ऑल। हाई स्पीड पे काम करता है, उसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, इसलिए वो एफिशिएंट होता है क्योंकि वो डिसीजन बहुत जल्दी ले पाता है। उसके जो एमपीपीटी ट्रैकर्स हैं जो मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया था, जो हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर होता है उसका एमपीपीटी ट्रैकर्स बहुत फास्ट होते हैं क्योंकि वो 32 बिट पे ऑपरेट कर रहे होते हैं। इसीलिए जो पावर पावर कंजप्शन या जो पावर आ रही है सोलर से उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएगा, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी कर पाएगा, ट्रांसफॉर्मर बेस्ड नहीं कर पाएगा। ये एक डिफरेंस है, इसीलिए आपका प्राइसेस हायर है क्योंकि उसमें जो आईसी चिपसेट लगे हुए हैं जो कंट्रोल करता है आपके आईजीबीटीज को, वो हाई स्पीड ऑपरेशन होता है, इसीलिए आपका पैसा लगता है वहां पे ज्यादा, बट आपको एफिशिएंसी अच्छी मिलती है, पावर यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू ट्रांसफॉर्मर बेस्ड। ये मैं कोई थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैंने खुद प्रैक्टिकल यूज किया है, इन्वर्टर्स को खोल के देखा है क्या क्या प्रोसेसर। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से हूँ तो मुझे सारी नॉलेज है इन चीज की
कि क्या आईसी कैसे ऑपरेट करती है, क्या डाटा शीट है और कैसे काम करेगा, क्या इंस्ट्रक्शन सेट है। हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर आर वे वे फास्टर देन द ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर्स। इनका चार्जिंग करंट बहुत हाई होता है। जैसे हमारे ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर में लगता है कि ये 30 एम्प्स से चार्ज कर देगा, 40 एम्प से या 50 एम्प से। हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर में आपको 80 एम्प्स भी मिलेगा, 100 एम्प्स भी मिलेगा, 120 मिलेगा, 160, 200 एम्प्स तक आपको चार्जिंग मिलेगी, क्योंकि उनके अंदर प्रोसेसर वो बहुत हाई है और उनमें जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, इसलिए उसकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। रियल टाइम ग्रिड शेयर, जो आपके ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर होते हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शनल केस है, बट 80 टू 90% जो ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर हैं वो रियल टाइम ग्रिड शेयर नहीं कर पाते सोलर पावर के साथ, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर वो कर पाता है। अगर आपकी सोलर पावर अवेलेबल है, ग्रिड पावर अवेलेबल है, दोनों को मर्ज करके आपका लोड चला देगा, कोई बैटरी की जरूरत ही नहीं है। ऑफ ग्रिड मोड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने बैटरी लगाई है, मतलब एट ए टाइम दो पावर सोर्स होने चाहिए, लोड या बैटरी, लोड या ग्रिड, मैं लोड बोल रहा हूँ, सोलर या बैटरी, ग्रिड या बैटरी, या ग्रिड या सोलर, इन तीन में से कोई दो एट ए टाइम अवेलेबल हो, आपका हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर काम कर जाएगा। और ये मेन डिफरेंस है कि ट्रांसफॉर्मर बेस्ड में सर्ज प्रोटेक्शन अच्छा है, सेंसिटिव अप्लायंसेस को अच्छा चला देता है, थोड़ा सस्ता है, लेकिन सस्ता है तो एफिशिएंट नहीं है, बल्कियर है, थोड़ा भारी है, और इस माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ऑपरेशन है। वहीं हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर हल्का है, ये हाई एफिशिएंट है, हाई स्पीड एमपीपीटी ट्रैकिंग है, इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑपरेशन होता है। अगर आपको मैं समझाना चाहूँ माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है। तो आप देख सकते हो फ़ोन में आप क्या-क्या कर सकते हो, क्या-क्या चीज़ें चला सकते हो। अगर मैं बात करूँ माइक्रो कंट्रोलर की, तो एक सिंगल एप्लीकेशन बेस्ड आइटम, जैसे अ, हम दिवाली के ऊपर लाइट लगाते हैं जो अलग-अलग कलर चेंज करती हैं, या कुछ भी ऐसे सिंगल टाइप का ऑपरेशन, जैसे मुझे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच तो नहीं बोलूँगा, एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर लेना है या कैलकुलेटर लेना है, यस, सब माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड होते हैं। तो आप समझ आ गए होगा कि माइक्रो कंट्रोलर कहाँ तक काम करेगा और माइक्रो प्रोसेसर कहाँ तक काम करता है। जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं उनके अंदर प्रोसेसर होता है। तो प्रोसेसर हमेशा अच्छा होता है माइक्रो कंट्रोलर से। आई होप आप समझ आ गया होगा कि एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर कैसे काम करता है, कैसे-कैसे कंपोनेंट होते हैं और एक हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर कैसे काम करता है। बात करते हैं लास्ट सेक्शन पे, फ्यूचर लोड अपग्रेड स्कोप। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये लास्ट नहीं 9 नंबर है, इसके बाद सेल्स एंड सर्विस भी होगा। चूज़ इन्वर्टर विद हेडरूम फॉर फ्यूचर अप्लायंसेस। आपका इन्वर्टर जो आज लोड कैपेसिटी के हिसाब से आपने लगाया है कि मुझे 2 केवीए चाहिए, तो मैं बोल रहा हूँ 30% या एटलीस्ट 50% ज़्यादा साइज़ लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में आप अप्लायंसेस को अगर बढ़ाते भी हो, तो वो चीज़ मैनेजेबल हो। मस्ट सपोर्ट एडिशनल सोलर पैनल्स एंड बैटरीज़। आपका जो इन्वर्टर का साइज़ चूज़ कर रहे हो, थोड़ा ओवर कैपेसिटी में लो। चार्जिंग भी अच्छे से हो, मतलब ओवर चार्जिंग करंट ज़्यादा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कल को आपने पैरेलल में बैटरी अब बढ़ा दी, तो आपका चार्जिंग करंट इतना सफिशिएंट हो कि उन बैटरीज को अच्छे से चार्ज कर पाए। लुक फॉर स्टैकेबल मॉडल्स। हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर में क्या होता है, जैसे एक 5 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लिया और कल आपको 5 किलोवाट का एडिशनल लोड चाहिए, तो मैं 5 किलोवाट के इन्वर्टर को हटा के या फिर 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगाऊं, इसकी बजाय मैं अलग से एक 5 किलोवाट की एक यूनिट लगा दूं, दोनों को आपस में सिंक कर दूं, उनको पैरेललेबल इन्वर्टर बोलते हैं या स्टैकेबल मॉडल्स, कि आप अलग अलग स्टैक लगा के अप टू सर्टेन लेवल्स 8 या 9 यूनिट्स एक साथ लगा के आप अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको देखना चाहिए या कंसीडर करना चाहिए अगर आप फ्यूचर एक्सपेंशन की आपको लगता है कि फ्यूचर में एक्सपेंड करना पड़ेगा। मस्ट हैव स्केलेबल बीएमएस इंटीग्रेशन। सेम, अगर आपको मल्टीपल लिथियम बैटरीज अटैच करनी है, तो आपके इन्वर्टर के अंदर वो कंट्रोल मैकेनिज्म या वो प्रोटोकॉल होना चाहिए जो मल्टीपल लिथियम बैटरीज को आपस में कम्युनिकेट कर पाए एंड अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर पाए। सॉफ्टवेयर अपग्रेड सपोर्ट इज अ प्लस। क्या होता है कि कई ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर या हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर होते हैं, उनमें हार्डवेयर कैपेबिलिटी इतनी होती है कि वो एक्स अमाउंट ऑफ काम कर पाए, लेकिन वो उससे कम कर पाते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर लिमिटेशन डाली हुई होती है।
लेकिन अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर को अनलॉक करा पाओ, तो वो एक प्लस होता है कि अगर आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक इन्वर्टर के अंदर कैपेसिटी है कि वो 50 एम्प्स तक बैटरी को चार्ज कर सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि 30 एम्प्स तक ही चार्ज करना है, जो कि ट्रांसफॉर्मर बेस्ड इन्वर्टर में होता ही है। अगर आपको चाहिए कि मेरा बैटरी बैंक साइज़ ज़्यादा है और मुझे 50 एम्प्स का चार्जिंग करंट चाहिए, तो आपके पास वो चीज़ अवेलेबल हो कि आप जिस कंपनी का इन्वर्टर परचेज़ कर रहे हो, वहाँ से एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिल जाए, जो उस फीचर को या उस बाउंडेशन को अनलॉक कर पाए और आपका इन्वर्टर 50 एम्प्स से बैटरीज़ को चार्ज कर पाए। ये मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, आप ऐसे ही अपने एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। ये आ गया हमारा लास्ट सेक्शन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आफ्टर सेल सपोर्ट। देखिए, इन्वर्टर परचेज़ कर लिया अब हमने, लेकिन कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके लोकल एरिया में सपोर्ट होनी चाहिए, पहली चीज़ ये है। नियर बाय सर्विस सेंटर होना चाहिए। आपके इन्वर्टर की जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी होनी चाहिए। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल अलग-अलग वारंटी में इन्वर्टर आते हैं। आपको इंश्योर करना है कि वारंटी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, उतनी होनी चाहिए। आपका इन्वर्टर अगर खराब हो गया है, तो आपके एरिया में या नियर बाय हेड ऑफिस अ या फुलफिलमेंट सेंटर कहीं पे भी आपका जो अगर पार्ट रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट आई मीन वो पर्टिकुलर पार्ट या वो टेक्निकल सपोर्ट आपके नियर बाय या आपके घर पे रीचेबल हो। आपकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए उस चीज़ की, फ़ॉल्ट कोड अच्छे से पता होनी चाहिए, ये फ़ॉल्ट कोड आया तो इसका क्या मतलब और वो कैसे फ़िक्स हो सकता है या आपको पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट खराब हो रखा है। अगर मोबाइल सपोर्ट या फर्मवेयर अपग्रेड जो मैंने बताया, अगर अपग्रेड करना चाहो सॉफ्टवेयर को या बोलते हैं कि ईयरली बेसिस पे जैसे फर्मवेयर अपग्रेड आती हैं, वो अगर आपको अवेलेबल हो, तो बेस्ट ऑप्शन होता है। तो दोस्तों ये थी सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए एक इन्वर्टर को बाई करने से पहले। मैंने बता दिया लोड कैलकुलेशन, सोलर पैनल के साइज़ के हिसाब से वीओसी, करंट के बारे में बता दिया, बैटरी चार्जिंग के हिसाब से मैंने बता दिया कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा साइज़ की चार्जिंग कैपेबिलिटी चाहिए होता है। मैंने ये भी बता दिया कि पैनल मैक्सिमम जो पैनल सपोर्ट होती है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं रेदर दैन कि उस इन्वर्टर के ऊपर लिखा हुआ क्या है। आपकी आफ्टर सेल सर्विस, सपोर्ट या अलग-अलग चीज़ें करके मैंने 10 स्लाइड्स में उन चीज़ों को कवर किया है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देख सकते हैं या अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली उन चीज़ों का जवाब दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने नेटवर्क में शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है मेरे लिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी डाल सकते हैं। मैं मिलता हूँ जल्दी ही किसी नई वीडियो के साथ, किसी अच्छे टॉपिक पे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।